अगर आपके पास आ जाए और वो आप लाइकेबल हो ज्यादा, तो आप सिर्फ उसी को अटेम्प्ट कर रहे हैं, दूसरे नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए। बैंड वैगनिंग आई टोटली अलाउ इट। मतलब ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस एवरीबॉडी वाज आफ्टर दिस के पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री बट अ पुअरली मैनेज्ड वन। अप्रोक्सीमेटली आई हैव चेक्ड अराउंड लाइक 80 प्लस पेपर्स। उन 80 प्लस पेपर्स में से नियरली 80 to 85% पीपल वर दोज हु अटेम्प्टेड दिस द पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री बट अ पुअरली मैनेज्ड वन। और उसके अंदर वो जो मिस्टेक्स करते थे, वो मिस्टेक ये थी कि मेजॉरिटी ऑफ देम, जो मेरे बच्चे रहे हैं उनको मैंने हमेशा से सिखाया दैट ऑलवेज हिट द बुल्स आई एट अर्लीस्ट। ठीक है, वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं पासिंग रेशो कितनी रही है, सो अगर मैंने हम 100% में से इफ आई हैव टू रेट, तो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 8% पे दो ही पास थे ऐसे जो मैंने चेक किए हैं। मेरे ख्याल से 93% या इफ आई हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, तो मेरे ख्याल से 90% पीपल वर दोज जिनका ऐसे जो है वो क्वालिफाई नहीं हुआ, और अराउंड 8 to 10% वो थे जिनका क्वालिफाई हुआ है। और वो भी करके आई फेल्ट दिस इज दीज आर द पेपर्स जो कि आराम से इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। दोज जो जिनका स्कोर अराउंड 25 या इससे नीचे है, दैट वुड बी थिंग जिसके ऊपर आपको वरीड होना चाहिए। जो कॉमन मिस्टेक मैं आपको बता रहा था कि आपने सेम बैंड वैगनिंग तो की, आपने वही सारों ने टॉपिक उठा के लिखना शुरू किया दैट पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री बट अ पुअरली मैनेज्ड वन। बट द रियल इशू वाज कि एवरीबॉडी हु स्टार्टेड दिस ऐसे दे स्टार्टेड इट विद दिस के सबसे पहले हाउ पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री। देखें, हमेशा टॉपिक को डिकोड किया करें कि टॉपिक की डिमांड है क्या। जब टॉपिक के अंदर उसने ये चीज लिखी हुई है that Pakistan is not a poor country but a poorly managed one. So the real emphasis is not on how it is not a poor. Real emphasis is कि कैसे वो जो है वो poorly managed है। मेजॉरिटी ने ये समझ लिया कि पाकिस्तान को एक पुअर कंट्री नहीं शो करना, इसलिए वो सबसे पहले आए और उन्होंने बताया हाउ पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री। उसके अंदर वो मेंशन करने लग पड़े इसके इतने रिसोर्सेज हैं, यूथ बल्ज है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मैन मेड ये चीजें हैं, टूरिज्म एग्जिस्ट करता है, जोग्राफिकल बेनिफिट्स हैं। All these things are good, but they are not directly relevantly asked in the paper. The thing that they asked was कि it's not a poor country but a poorly managed one. मैं हमेशा कहता हूँ कि एक चीज एग्जिस्ट करती है जिसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स ये होते हैं कि आपने नॉट अ पुअर कंट्री जो है ये प्राइमरी आर्ग्यूमेंट नहीं है, पुअरली मैनेज्ड वन इज अ प्राइमरी आर्ग्यूमेंट। सो जो चीज सबसे ज्यादा अर्जेंटली रिक्वायर्ड होती है, मैक्सिमम कोशिश किया करें उसको एट अर्लीस्ट डील करें। तो फिर भी मैंने मार्जिन दिया कि चलो ठीक है, कुछ लोगों ने अगर इससे स्टार्ट कर लिया कि इज नॉट अ पुअर कंट्री बट अ पुअरली मैनेज्ड वन, थर्ड नंबर पे लेकर आए। लेकिन दूसरा मिस्टेक क्या किया, इज नॉट अ पुअर कंट्री को इतना ज्यादा डेप्थ में ले गए कि पुअर मैनेजमेंट को फोकस में कम रखा, पुअर कंट्री नहीं है इसको ज्यादा टाइम दे दिया। ये एक इम्बैलेंस किस्म की आउटलाइन भी कंस्ट्रक्ट हुई। जब आपकी आउटलाइन इम्बैलेंस कंस्ट्रक्ट होगी तो उसके बाद आपका ऐसे पूरा भी इसी तरह चलेगा। दूसरी कॉमन जो मिस्टेक मैंने मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के पेपर्स में देखी वो ये थी कि इन लोगों के पैराग्राफ जो हैं वो एक पैराग्राफ इफ इट इज विदाउट एनी लॉजिकल, मैं हमेशा से कहता हूँ कि आई नॉट इन फेवर ऑफ दिस कि आपका हर एक पैराग्राफ जो है उसके अंदर फिगर उसके जो है वो कोटेशंस भी हों, उसके अंदर आपके रेफरेंसेस भी हों। ऐसा हर एक के अंदर नहीं अलाउड, ठीक है। लेकिन क्या मिस्टेक आप करते हैं कि आप यूं करते हैं कि आप हर एक पैराग्राफ ही विदाउट दीज थिंग्स लिखने लग पड़ते हैं। मैंने मेंशन किया हुआ कि आर्ग्यूमेंट्स लैक फैक्चुअल बैकिंग, कि आप अगर एक पैराग्राफ ऐसे स्किप कर रहे हो, दूसरे पैराग्राफ में तो एटलीस्ट कुछ फैक्चुअल बेस या सपोर्ट तो दो। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आपने 15 से 18 पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट किए हैं और उनमें से 80% पैराग्राफ वो हैं जहाँ पे कोई उनको आपने पीछे से बैकिंग दी ही नहीं है। ये दूसरी बड़ी मिस्टेक थी। तीसरी बड़ी मिस्टेक थी कि लोग, आई डू एग्री विद दिस अप्रोच कि आप थीसिस स्टेटमेंट लिखें, एट द सेम टाइम आई डू एग्री विद दिस एज वेल कि आप जो है उसकी जगह स्टैंस क्लैरिटी लिखें। दैट्स टोटली फाइन, दोनों अपनी मेथडोलॉजीज हैं जिनको लेके बच्चे चलते हैं। बट माई क्वेश्चन वॉज कि मेजोरिटी लोगों ने जब आउटलाइन स्टार्ट की और इंट्रोडक्शन के नीचे वो बुलेट्स में लिखने बैठ गए। बुलेट्स में नहीं लिखना, वहां पे पैराग्राफ वो सेंटेंस की फॉर्म में लिखना। चाहे तो आप उसको जो है वो स्टांस क्लैरिटी कंसीडर करवाओ, चाहे तो आप उसको जो है वो थीसिस स्टेटमेंट करो, बट वट एवर इट इज इट शुड बी सेंटेंस रादर देन अ पॉइंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद उस सेंटेंस के अंदर जो मिस्टेक होती थी वो क्या होती थी, वो जेनेरिक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर देते थे। कैसे कि पाकिस्तान हैज मैनी जो है बेनिफिट्स ड्यू टू विच इट इज नॉट अ पुअर कंट्री बट अ पुअरली मैनेज्ड वन ओइंग टू मैनी रीजंस। बट
व्हाट आर दोज रीजंस जिनकी वजह से पुअरली मैनेज्ड है। जेनेरिक किस्म की अलाउ नहीं होती आपकी आउटलाइन के अंदर लिखना, ठीक है। मैं इसी टॉपिक को बेस बना के आपको सारी वीकनेसेस बता रहा हूँ जो एसेस के अंदर आइडेंटिफाइड थी, क्योंकि मेजोरिटी ने या ये टॉपिक अटेम्प्ट किया है या फिर उन्होंने पैलेस्टीनियन इशू के ऊपर अटेम्प्ट किया है, और या फिर वो अनएथिकल जो है वो एआई के ऊपर गए। इन तीन टॉपिक्स के ऊपर मैंने कोई और टॉपिक इसके अलावा हार्डली ही कुछ चेक किया होगा। फिर क्या होता है कि मैंने हमेशा बताया है कि वन वर्ड का मेजर हेडिंग नहीं कंस्ट्रक्ट करते। अक्सर लोगों ने क्या किया कि जब स्ट्रक्चरिंग कर रहे थे अपनी आउटलाइन की, तो जहाँ पे उन्होंने सॉल्यूशंस या सजेशंस लिखना था वहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन और सजेशन लिख के छोड़ दिया, रादर देन मेकिंग अ कंप्लीट सेंस दैट व्हाट कुड बी द सॉल्यूशंस या मेजर्स टू जो है ना वो अवॉइड दोज थिंग्स व्हिच आर हैम्परिंग द पुअर जो मैनेजमेंट है, या फिर किस तरह हाउ टू इम्प्रूव मैनेजमेंट। इस तरह पूरी आपने एक सेंटेंस बना के लिखना होता था, लेकिन पीपल वर अनएबल टू डू सो। व्हाट दे डिड वाज वो सिंपली इसको लिखते जा रहे थे कि जी ये जो जेनेरिक किस्म का सजेशन सोल्यूशन वगैरह। उसके बाद एक और चीज़ जो कॉमनली मिस्टेकनली लोगों ने यहाँ पे अज्यूम की वो ये थी कि मैंने आपको बताया था कि केस इन पॉइंट लिख लेने से कोई मसला नहीं है। बट केस इन पॉइंट का आउटलाइन के अंदर ये मतलब नहीं होता कि आप उसके नीचे एग्जाम्पल देने लग पड़े। जैसे केस इन पॉइंट में आप कहते हैं दैट पाकिस्तान हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, नीचे आपने लिख दिया 60% यूथ बल्ज। ये कैसा केस इन पॉइंट है? केस इन पॉइंट पहली बात तो ये है कि अगर आप एक सब हेड के साथ दे रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट सब हेड्स के साथ देना चाहिए, ताकि एक बैलेंस होके वो केस इन पॉइंट आपकी आउटलाइन के अंदर सच जाए। अदरवाइज देर इज नो नीड टू गिव केस इन पॉइंट्स। जब आपने केस इन पॉइंट्स की आड़ में एग्जाम्पल्स देनी है तो आपको नुकसान देंगे, उसका फ़ायदा नहीं होगा, वो मत करें। फिर मैंने आपको बताया था कि जब बात होती है कि टॉपिक को देख के उसकी बेस के ऊपर आउटलाइन बनाएँ, तो आप लोग मसला क्या करते हैं, वो एक दूसरा टॉपिक था कि पैलेस्टीनियन इश्यू जो है उसको ग्लोबल अटेंशन की नहीं, एक्शन की ज़रूरत है। तो उसके नीचे सबसे पहले लोगों ने कैसे स्टार्ट किया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। फिर उसके बाद आए दैट व्हाई मतलब व्हाट आर द जो है ना वो हाउ इट हैज़ बीन पेड अटेंशन। ये इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं। इनको अगर आप स्टार्ट में लेकर जाएँगे, तो आप ये वाला माइंडसेट दूर ले जाएँ कि मैं ऐसे को बिल्ड कर रहा हूँ। बल्कि इसका नुकसान ये होता है कि एग्ज़ामिनर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जहाँ पे हाई होप्स के साथ बैठा होता है कि ही वुड डायरेक्टली हिट दैट ह व्हाई इट नीड्स ग्लोबल अटेंशन, वहाँ पे आप जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट की नेचर को अंडरस्टैंड कर रहे हो, कंटेम्परेरी ओवरव्यू दे रहे हो। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये उस टाइम सूट करती हैं जब आपने बेसिक नेसेसिटी को मीट किया हो। जब आपने बेसिक नेसेसिटी को ही नहीं मीट किया, तो ये चीज़ें किसी सूरत में भी सूट नहीं करेंगी। ठीक है? दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है, thirdly, कि आपने इंश्योर करना होता है कि जैसे ही आपके पास जो है कोई टॉपिक आता है, उस टॉपिक की सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को अपनी जो है ना प्रायोरिटी पे लेकर आया करें। फंडामेंटल एस्पेक्ट उस टॉपिक के क्या हो सकते हैं? जैसे फॉर इंस्टेंस ये टॉपिक था, इस टॉपिक के अंदर स्टैटिकली उन्होंने एक चीज़ पूछी हुई थी कि आप हाइलाइट करें कि किस तरह जो है ये ग्लोबल अटेंशन रिक्वायर्ड है। तो आप सबसे पहले ग्लोबल अटेंशन जो है उसको क्वांटिफाई करवाओ। जब ग्लोबल अटेंशन से आगे मूव करोगे तो उसके बाद बेशक बताते रहना कि हाँ जो है वो वो अट्रैक्ट। उसके बाद जब हम आगे मेन बॉडी के पैराग्राफिंग के ऊपर जाते हैं तो अक्सर लोगों ने मिस्टेक क्या की थी कि उनके पैराग्राफ का साइज बैलेंस्ड नहीं था। एक तो कंटेंट रिच पैराग्राफ नहीं थे, साइज बैलेंस्ड नहीं था। उसके बाद जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो ये थी कि उनके पैराग्राफ्स के बीच में ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स आए हुए थे। मैंने मेंशन भी किया, जिन लोगों ने वो पॉइंट आउट किए थे। ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स का मतलब ये था कि उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि द अबव मेंशन्ड पैराग्राफ डिड दिस। अब आवाज आ रही है आपको? अच्छा, उसके अंदर फिर कुछ लोगों ने यूं किया हुआ था। ओके, ऑलराइट। कुछ लोगों ने यूं किया था, मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा, जो जो टॉपिक आप कहेंगे उसका रियल सेंस में क्या बनना चाहिए था वो भी बता देता हूँ। उसके बाद क्या था कि मेजोरिटी लोगों ने यूं किया हुआ था कि मेन बॉडी के अंदर जो है एक तो पैराग्राफिंग बहुत छोटी की हुई थी। सेकेंडली ये था, देखें मसला वही वहां पे खड़ा होता है, अगर आपकी आउटलाइन जस्टिफाइड नहीं है ना, तो आउटलाइन नहीं तो पूरा ऐसे बिल्ड करना है, तो पूरा ऐसे कैसे जस्टिफाइड होगा? अब क्या था कि जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, सीधी सी बात है कि आपने ये बताना था कि क्या क्या कॉस्ट पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। फिर आपने बताना था कि व्हाट फैक्टर्स कुड प्रमोट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और फिर उन उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कैसे काउंटर करना चाहिए फॉर बेटर इकोनॉमिक मैनेजमेंट। लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया बीच में, इस चीज के ऊपर तो गई नहीं कि इकोनॉमिक कॉस्ट है क्या।
वो आगे जी पॉलिटिक्स की वजह से नुकसान क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स खराब कैसे होती है, पॉलिटिक्स को ठीक करना होता है। वो इकोनॉमिक कंपोनेंट को एंगेज नहीं करोगे तो आपके ऐसे बैलेंस्ड ऐसे कंसीडर ही नहीं होगा। उसके बाद मेजोरिटी लोगों ने जब आउटलाइन को बाद इंट्रोडक्शन लिखना शुरू किया, तो इंट्रोडक्शन के अंदर वो क्या करते थे, रादर देन कनेक्टिंग इट विद आउटलाइन एंड मेन बॉडी, उनका इंट्रोडक्शन जैसे इस टॉपिक में कि पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री बट अ पुअरली मैनेज वन। अगर आपने 1.5 पेज का इंट्रोडक्शन लिखा है और उस 1.5 पेज में से 1 पेज आप इस बात पे ले गए हैं कि पाकिस्तान कैसे पुअर कंट्री नहीं है, जिसके अंदर आप ये बताने लग पड़े हैं कि इसके अंदर पोटोहार एग्जिस्ट करते हैं, इसकी बाउंड्री बहुत अच्छी है, इसकी चारों साइडों पे इसको जो है ना फेवरेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपने ये इररेलीवेंट अननेसेसरीली इररेलेवेंट चीज को ट्रैक किया, ये कभी भी एग्जामिनर बाय नहीं करेगा। आपको चाहिए कि अगर आपने ये पुअर नहीं है 2-4 लाइनों में बता के सीधा जंप करोगे पुअरली मैनेज कैसे है। तो मुझे इतराज ये था कि जो चीज स्पेसिफिकली टॉपिक के अंदर पूछी गई है वो तो आपकी अटेंशन ले ही नहीं पाई, बल्कि आपके पास जो प्रायर नॉलेज एग्जिस्ट करता था, आपने उस नॉलेज की बेस के ऊपर अपनी मर्जी का टॉपिक लिखा है। आपको मैं बताता हूँ, मेजोरिटी ने पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री बट अ पुअरली मैनेज्ड वन को लिखा है कि अज्यूम ये कर दिया था कि वो टॉपिक के अंदर पूछ रहा है दैट जस्टिफाई दैट पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री। ठीक है, सारों ने इसके ऊपर लिख दिया। पुअरली मैनेज्ड वन जो है उस कंपोनेंट को उन्होंने 2-3-4 जगहों पे छोटा छोटा सा करके जस्टिफाई करने की कोशिश की। ये इनबैलेंस्ड अप्रोच होती है, इसको एग्जामिनर लाइक नहीं करता। ठीक है, फिर ग्रामर की मिस्टेक्स बहुत एग्जिस्ट करती थी लोगों के बीच में, सेंटेंस स्ट्रक्चर की समझ नहीं आती उन लोगों को। मैंने हमेशा बोला कि देयर एग्जिस्ट ओनली वन वे आउट फॉर ऑल दीज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, और वो ये है, पहली बात तो स्पेलिंग की मिस्टेक्स ना होने दें। जो स्पेलिंग की मिस्टेक पॉइंट आउट हो उनको 4-5-6 दफा लिख लो। बाकी स्पेलिंग को ई की जगह लगाने के डिफरेंट जो है कुछ कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, एटलीस्ट उनको अवॉइड करो। जो ग्लेरिंग वंस होती हैं एग्जामिनर उनको माफ कर देता है, उसमें कोई मसला नहीं होता। फिर उसके बाद एस और ई एस की मिस्टेक ना होने दो। मेजोरिटी लोग जो है उनको कहाँ पे लगाते हैं, देर एक मिस्टेक्स तो ना किया करें ना। इसका एक ही हाल है, अपने सेंटेंस को 5-6-7-8 लाइंस पे लिखने की बजाय 4-3-4-3-4 इन लाइंस पे लिखें। जितना छोटा सेंटेंस होगा उतना ज्यादा इजीली अवेलेबल अप्रोच होगी, और उसके अंदर एक तो क्लैरिटी ऑफ थॉट भी होगा, दूसरा उसके ऊपर जो है वो एम्बिगुइटीज भी दूर हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप लोगों की लिजिबल राइटिंग ही नहीं थी, मेजोरिटी की राइटिंग लिजिबल नहीं थी। 4-6-7-8-10 लाइंस तो मैं अटेंशन देकर पढ़ सकता हूँ, अगर आप फिर भी मुझे पढ़वा नहीं पा रहे तो इसका मकसद है फेलियर आपका है, एग्जामिनर के एंड पे नहीं होगा। एग्जामिनर तो फैसिलिटेट होगा तो आपको फैसिलिटेट करेगा, अगर वो नहीं होगा तो आपको किसी सूरत में फैसिलिटेट नहीं करेगा। फिर जी बात थी एथिकल कंसिडरेशन की एआई के अंदर, ये टॉपिक लिखना था। लोग ये समझ बैठे कि एआई जो है उसके फायदे क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं, इसके ऊपर बात करने लग पड़ो, और जो नुकसानात हैं वो एथिकल कंसिडरेशन में आ जाते हैं। ओ भाई, एथिकल कंसिडरेशन इज अ डिफरेंट थिंग, हार्म्स ऑफ एआई इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, मैं अभी जितने लोगों को 90% लोगों को मैंने फेल किया है, फेल करने की रीजन क्या थी कि एक ही कंटेंशन है, और वो कंटेंशन ये है कि टॉपिक को नहीं समझ पाते कि टॉपिक के अंदर पूछा गया है। जैसे ही टॉपिक आता है, क्योंकि बचपन से हमें बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक टॉपिक आ सकता है, यानी कि जब से हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता है कि जैसे ही टॉपिक आएगा यहाँ तो प्रोज पूछेगा या कॉन्स पूछेगा, आंखें बंद करो, प्रोज और कॉन्स पे चले जाओ, बाकी सारी चीजों को पस से पुश डाल दो। इसी तरह जैसे ही वो आपसे पुअर मैनेजमेंट के ऊपर पूछेगा, तो पॉवर्टी जो है हमने सोशल इशू के अंदर पढ़ी थी, रादर देन गोइंग ऑन टू पुअर मैनेजमेंट हम पॉवर्टी के ऊपर लिखने बैठ जाते हैं। तो हम करते क्या है, पिक एंड चूज करते हैं अपनी मर्जी की चीज अपने टॉपिक के अंदर से, ये नहीं करना। जो टॉपिक में अंदर उसने डिमांड किया हुआ है उसी को लिखेंगे तो तभी जाके वो जस्टिफाइड होगा। फिर मेजोरिटी ने एक और मिस्टेक की थी, ये कि वो जब कंक्लूजन पे जाते हैं तो वो अज्यूम ये करते हैं कि कंक्लूजन जो है दैट इज समथिंग जिसको जितनी जल्दी हो सके अपने सर से उतार दो। और इस वजह से वो क्या करते हैं, कंक्लूजन के अंदर पहली तो बात ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट ही नहीं करते। मैंने आपको हमेशा से बताया है कि कंक्लूजन जो है उसका पैराग्राफ सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा पैराग्राफ आपके इंट्रोडक्शन का होता है, उसके बाद कंक्लूजन का होता है, और उसके बाद मेन बॉडी के पैराग्राफ का साइज आता है। इसी को आपने इसी सीक्वेंस के साथ लेकर चलना होता है। ठीक है, ये बड़ी मिस्टेक कॉमन थी जो मैंने बीच में ऑब्जर्व की। ठीक है, उसके अलावा जो एक और बड़ी ग्लेयरिंग मिस्टेक मैंने सारे पेपर्स के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे पेपर्स के अंदर देखी थी, वो ये थी कि आपको सोर्स कोड करना ही नहीं आता। आप क्या करते हो, आप कहते हो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, विच रिपोर्ट? फिर आप कहते हो एज सेड बाय अ 10 year old बॉय, हु बॉय, ही वॉज एक्नॉलेज्ड वन, कोई वो कौन है वो, हु इज एक्चुअली द बॉय?
आप न्यूज़पेपर को, आप जो है वो टीवी चैनल्स को कोट कर रहे हैं, उनको रेफर कर रहे हैं, ठीक है। रेफरेंसेस या तो अच्छे तरीके से डालो, या देयर इज नो नीड टू पिन देम डाउन, ठीक है। फिर लेंथ मेंटेन नहीं कर पाए आप लोग। लेंथ मेंटेन का मतलब ये है कि आपने 4 पेज के ऊपर जाके आउटलाइन बनाई है, बड़ी अच्छी बात है, कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन होगी तो आपको एज देगी। आगे जाके आपने 7 पेजेस के ऊपर ऐसे कंप्लीट कर दिया है, ये सिमेट्री नहीं होगी तो एग्जामिनर इस चीज को एक्नॉलेज या इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। सो दीज वर दोज मिस्टेक्स जो कॉमनली आई हैव ऑब्जर्व्ड। ठीक है, अब जो आपके क्वेश्चनिंग है वो मेरे साथ करें, उसके बाद हम फर्दर उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जी इकरा। इकरा जफर। जी किसी का कोई क्वेश्चन है, मैं इसलिए ले रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं माइक आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने लास्ट टाइम भी आपसे क्वेश्चन किया था, मगर उसी वक्त क्लास एंड हो गई थी, आपने कहा था मेरी क्लास है। सर मेरे जी लास्ट जी। टाइम भी 35 आए थे, इस टाइम भी मेरे 35 आए हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है। आपने कौन सा ऐसे अटेम्प्ट किया था? सर मैंने वो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी वाला। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। यस सर। सर अच्छा अच्छा। पॉलिटिकल। यस सर। अच्छा अच्छा। ठीक है, देखें अगर दोनों दफा कंसिस्टेंटली एक ही मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है 30 से ऊपर जाने का मतलब है कोई एक ऐसी चीज है जो पिंच कर रही है। उसके ऊपर कमेंट्स क्या है, दैट आई नीड टू लुक ना। सर उसमें अगर आपके आपने पास आया है तो आप जी जी बताएं मुझे। सर उसमें आपने जैसे मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक तो कहीं पे भी मेंशन नहीं की हुई, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं। आपने सिर्फ आउटलाइंस में मेंशन किया हुआ है कि मैंने काजीज नहीं लिखे हुए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के। और ठीक बाकी है। मैंने ओवरऑल जो है ना लेंथ को यानी प्रॉपर किया हुआ है, यानी मैंने तकरीबन 17 पैराग्राफ या 15 पैराग्राफ में मैंने किया हुआ है। और मैंने सारा पैराग्राफ स्ट्रक्चर को भी मैंने फॉलो किया हुआ है। और फिर तो वो तो मैंने आप ना वो इंटरजेक्शन सब देखें, वो कुछ। मेरे लिए ना अभी थोड़ा सा ना मैं मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा इस तरह कॉम्प्रीहेंड करना। डिस्कशन है गया, चलें एक चीज तो आपने पिन पॉइंट की। तो मेरे हाथ से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कॉज क्या कर रहा है, इज नेसेसिटी थिंग। इसके विदाउट दिस आपकी आउटलाइन स्टिल कंप्लीट हो सकती है, लेकिन इसको ऐड करना इसलिए जरूरी है कि जब आप रेमिफिकेशंस देंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को काउंटर कैसे करना है, तो कॉजेज को ही काउंटर करेंगे ना जो आप प्रेजेंट करेंगे। तो बाकी आप दोबारा बेच के देख लें, मैं दोबारा उसको ओवरव्यू कर लेता हूँ कि रीजन क्या है। मैं वो वॉइस नोट कर दूंगा, कमर मौजूद है, कमर को भेज देना, मैं दोबारा क्वांटिफाई करके बता दूंगा। अगर आपको ये लग रहा है कि प्रॉपरली आपको समझ ही नहीं आ रही कि व्हाट इज द रीजन ऑफ फेलियर, आई वुड डू दैट अगेन। मुझे कोई मसला नहीं है, आप 100 दफा सर भेजें। प्लीज प्लीज लेकिन आप जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बात करनी थी, मैं नहीं कर पाई, और इस दफा भी मैंने कमर को कितनी दफा कहा मुझे सर का नंबर दे देना, वो कह रहे हैं नहीं कल क्लास है तो फिर। नहीं नहीं, कमर को आप वॉइस नोट कॉम्प्रिहेंसिव और साथ में अपना ना पहला पेज भेज दें, मैं साथ ही आपको रिस्पॉन्ड बैक कर दूंगा अभी। ओके सर। थैंक यू सो अच्छा। मच सर। कमर इनको अलाउ करो म्यूट, इनको अनम्यूट कर दो सबको जिस जिसने जो बात करनी है। जी शुएब। सर मैंने दे दी एक्सेस सब। अच्छा। जी शुएब। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था सर, ये जो आपने बात की है कि ये जो असर्शन उसने अपने वो स्टेटमेंट में दी है, पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री बट अ पुअरली मैनेज्ड वन। हाँ इसमें हाँ सर असर्शन तो उसने दोनों दी है, यानी कि पाकिस्तान पुअर कंट्री भी नहीं है, पुअरली मैनेज्ड वन है। तो हाँ। अगर लेट्स सपोज मैं ये बात शो ही नहीं करता आउटलाइन के अंदर कि हाउ पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, अगर मैं ये शो ही नहीं करता और सिर्फ उसी पे जाता हूँ कि किस तरह पुअरली मैनेज्ड वन है और बाद में सजेशंस दे देता हूँ, हाँ तो इट मेरी वुड बी बात ओके? सुने, इट वुड बी ओके, वाई बिकॉज शुएब जरा मेरी बात समझना। पाकिस्तान इज जी नॉट सर। अ पुअर कंट्री, दैट इज टोटली अ डिफरेंट thesis. Why did जी सर। he add poorly managed one? रीजन यस। इज कि द रियल कंसर्न इज कि पुअरली मैनेज्ड वन है। देखो ना, बिल गेट्स के पास एक बंदा गया, उसने कहा यार आई हैव टू न्यूज टू टेल यू, देयर इज वन विच इज गुड वन, अनदर वन इज बैड वन। उसने कहा अच्छा। तो उसने कहा कौन सी पहले बताऊं? उसने कहा टेल मी द बैड वन बिकॉज द गुड इज गुड। ठीक है, सो द रियल एम्फोसिस इज नॉट अ पुअर वन, दैट इज अंडरस्टूड। इसके ऊपर बेशक आप एक पैराग्राफ दे लें, मेरा एतराज नहीं है कि आपने ये क्यों लिखा, मेरा एतराज ये है कि इसको आप पहले नंबर पे लेकर आए।
मोनोटनस किस्म की इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। हर बंदे ने लिखा हुआ कि यूथ बल्ज है, हर बंदे ने लिखा हुआ रिसोर्सेज हैं, हर बंदे ने लिखा हुआ कि इसके अंदर जो है वो पहली इस्लामी ताकत है और ये है वो है, जेनेरिक रिपीटेड मोनोटनस किस्म के कंटेंट के साथ इसके नीचे 7-8 सब हेड्स लिख दिए, और पुअरली मैनेज वन जिसके ऊपर फोकस करना था उसके नीचे 3 सब हेड्स के लिख के तो बात खत्म कर दी। तो ये इम्बैलेंस्ड अप्रोच कभी भी ऐसे को पास नहीं होने देगी। माय रियल कंसर्न इज कि आपको जो रियल ग्रीवेंस है उसको फर्स्ट एड्रेस करना, उसके बाद सेकंड पे जाना। जी जी है ना। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि प्राइमरी आर्गुमेंट जो आप कह रहे हैं, जो पहले बात पूछी गई है सर, उसकी कितनी उसकी देनी है अच्छा, नंबरिंग, ये उसके बारे में कितना लिखना अनम कंपल्शन नहीं है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन ये जहन में रखना है कि प्राइमरी हेडिंग का मतलब वो होता है जो डायरेक्टली टॉपिक के अंदर है? जी सर, एड्रेस्ड डायरेक्टली। होती है। जी जी, रियल कंसर्न होता है। सिर्फ उसको फोकस में ज्यादा रखने का मतलब है कि अगर आप उसके नीचे 7-8 पॉइंट्स लिख रहे हैं तो सेकेंडरी के नीचे 4-5 लिख लें। देखो, जो बात इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंस उतनी ही देनी चाहिए ना। माई रियल कंसर्न इज दिस, पुअर, पाकिस्तान पुअर नहीं है, इसके नीचे आपने 10 पॉइंट्स लिख लिए। पुअरली मैनेज नहीं है, इसके नीचे 4 लिख रहे हैं। तो रियल क्वेश्चन स्टैंड्स देयर, why you at first place were not able to address what I asked in the question, ठीक है। सो बैलेंस इस तरह करना है कि उसको बेशक फोकस में रखो लेकिन ज्यादा फोकस उसको देना है। और इसकी कोई ऐसा नहीं है कि उसके नीचे 10 होंगे तो दूसरे के नीचे 8 होंगे, ये वेरी करता है, लेकिन इंपॉर्टेंस में उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है सर, टोटल नंबर ऑफ पैराग्राफ्स कितने होने चाहिए एक ऐसे के अंदर, पीएमएस के? पीएमएस के मेरे हाथ से दैट अगेन वेरी, मैंने क्योंकि हमेशा बताया है कि ये आपकी आउटलाइन कॉम्प्रिहेंसिव होती है। और अगर आपने जो है पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री इसके नीचे 5 लिखे हैं, बट अ पुअरली मैनेज्ड वन इसके नीचे 6-7 लिखे हैं। व्हाट आर द रीजंस ऑफ पुअर मैनेजमेंट इसके नीचे 6-7 लिखे हैं। और उसके बाद आप आए और बताया कि हाउ टू अवॉइड दिस पुअर मैनेजमेंट, इसके नीचे 4-5 लिखे हैं। इस तरह करने से तो 25-26 पैराग्राफ बन जाएंगे। तो क्या हर एक पैराग्राफ को इस तरह क्वांटिफाई करवाना है? मैंने बोला था कि आपकी 2 पैराग्राफ, 2 सब हेड्स को मर्ज करके भी एक पैराग्राफ बना सकते हैं, 3 सब हेड्स को मर्ज करके एक पैराग्राफ बना सकते हैं। तो ये एटलीस्ट मेरे हाथ से आपके पैराग्राफ जो हैं वो 13-14 तो होने चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम की कोई लेंथ नहीं है। आइडियली आपकी 3-4 साइड्स पे आउटलाइन चाहिए जानी चाहिए और 10-11 साइड्स आपकी रिटर्न होनी चाहिए। 10-11 साइड्स? हम्म। ठीक है सर। 1500 वर्ड्स को मीट करना है ना, इंक्लूडिंग आउटलाइन। और सर आपने हाईएस्ट मार्क्स कितने दिए ऐसे में? मैंने हाईएस्ट मार्क्स मेरे हाथ से दिए हैं 51 है या 2 है, एक 50 से ऊपर एक क्या है शायद, और 47 और फिर 45 में फिर 40। ठीक है सर। मैंने थोड़ा सा टाइट चेकिंग की है, मेरे चेक किए हुए ऐसे में अगर आप 35 ले रहे हो तो देर इज अ ह्यूज मार्जिन कि अगर आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं है तो आप आराम से 45 पे होगे। सर मेरे 41 है अभी तो। बस ठीक है, ओके, गुड टू गो। ग्रामर ठीक। की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो बाकी सब्जेक्टिव चीजें होती हैं, मे बी आई एम मोर क्रिटिकल, क्योंकि मैं अभी चाह रहा हूँ आप लर्न करें, आगे जाकर बेहतर हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी, अगला सवाल। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। जी जी। सर, कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन की आपने बात की थी, तो कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन तो बना ली थी। इट वाज ऑलमोस्ट अबाउट 3 पेजेस। तो जब ऐसे लिखना शुरू किया तो आपको पता है कि पीएमएस में टाइम वैसे ही कम होता है, तो टाइम मैनेज करने में जो है ना इशू हो रहा था। तो आखिर में जाके जो पॉइंट्स है ना, उसको एक ही पैराग्राफ में 2-2 3-3 पॉइंट्स करके मर्ज कर रहा था। तो मुझे अब्दुल्ला, सर पास तो हो गए तुम्हें, और क्या चाहिए? सर पास तो हो गया हूं, लेकिन आपको पता है एग्जाम में प्रेशर एक अलग होता है। यू स्कोर्ड तो वहाँ ये 43 चीज राइट? मैनेज नहीं होती। 45 सर। 45 ठीक है। यार अब्दुल्ला, उसमें सिंपलेस्ट वे ये है, मैंने आपको जब पहले बताया हुआ है कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि आउटलाइन और इंट्रोडक्शन इज द थिंग दैट टेक्स द टाइम। मैंने अपने तीनों पीएमएस के पेपर्स के अंदर तीनों ऐसे मेरे पास है और तीनों में मेरे अच्छे नंबर थे, बस एक में मेरे शायद 42 थे, दूसरे में 47, तीसरे में 54 थे। मैंने ये किया था कि और तीनों में इंटरेस्टिंगली मेरा 1 घंटा कंज्यूम हो जाता था आउटलाइन और इंट्रो को लिखते हुए, और 1 घंटे के अंदर जो है वो मैं 10-11 सफ़े लिख जाता था। ठीक है, राइटिंग स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना आपने लिखा होता था। मुझे ये माइंड में हमेशा से रहा था कि इंप्रेशन सारा बिल्ड होता है जब आपकी आउटलाइन अच्छी हो। अगर आउटलाइन कॉम्प्रिहेंसिव है और आप इंट्रो अच्छा उसी बेस पे लिख लिया तो यूर हाफ वे देयर, ठीक है।
फिर आगे जाके एग्जामिनर भी अंडरस्टैंड करता है कि ये 2 घंटे का पेपर है और बच्चे यूजुअली इसको थोड़ी हैसली ही लेकर चलते हैं, तो आप 2-2 3-3 सब हेड्स को भी मर्ज करके एक पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और 1 घंटा इनफ होता है मेरे हाथ से आपको 8-10 साइड्स लिखने के लिए, क्योंकि आपकी यूजुअली 30 मिनट की प्रैक्टिस होती है 6 साइड्स लिखने की। तो इसी तरह अगर उसी चीज को आप माइंड में रखो और कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन बन गई हुई है और फिर आपने जस्ट छापा मारना है और बीच में लिखते जाना है, तो घंटे में आप आराम से 10-12 साइड्स पे भी जा सकते हैं। तो अपने माइंड में टारगेट ये रखें। इवन कि मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट अटेम्प्ट में या प्रॉब्ली सेकंड अटेम्प्ट में मुझे 1 घंटा और 13 मिनट लग गए थे आउटलाइन और इंट्रो लगते हुए। मैंने 47 मिनट्स के अंदर 10 साइड्स लिखी थी। तो दैट टोटली अगेन डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस कि आप कितना लिखते हो, कितना उसको लेके चलते हो। लेकिन ऑन अ सेफर साइड मेरे ख्याल से कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन पे फोकस करना, क्योंकि मुझे आज भी याद पड़ता है जब मैंने पहले ऐसे 2016 में पीएमएस का पास किया था। एजुकेशन इज लाइफ बड़ा ओपन एंडेड टॉपिक था। मैं उसके तकरीबन 5 साइड्स के ऊपर आउटलाइन लिख के आया और उसके बाद मैंने तकरीबन 9 साइड्स के ऊपर उसका पूरा वो लिखा है ऐसे। तो मैं बाहर निकला तो मुझे एक दोस्त ने कहा, बल्कि दोस्त अभी वो आजकल पीटीआई का एमपीए भी है, उसने कहा जी आप तो किसी सूरत पास ही नहीं कर सकते, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन और आगे आप 10 सफ़े 9 सफ़े लिख कर आ गए हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं इलेबोरेटिवली उसको पिन पॉइंट कर गया हूँ आउटलाइन के अंदर, तो बाकी चीजें तो रेमेडिफाई करनी है और उसको उसके साथ लिंक करना है ना। तो लेकिन ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है कि आप 5 सफ़े के ऊपर लिखाएं और 10 सफ़े के ऊपर जस्टिफाई करने बैठ जाएं। 3-4 सफ़े पे लिखो, 12 एक सफ़े जो है उसको जस्टिफाई करने पे लगा दो, एक आइडियल अप्रोच होगी। Exceptions are always there. जी। और मैं आपके साथ एक और चीज जरा शेयर करता जाऊं, ये बड़ी इनसाइड की स्टोरी है। अपने मैंने चूंकि मैं आपको पता है उतनी देर तक चीज को ब्रेक नहीं करता जब तक कि वो एक इनफॉर्मल वो भी चीज हो जाती है, अनएथिकल भी लगती है। ये जो है डिस्कशन पीपीएससी के हायर अप्स के अंदर ये डिस्कशन है, और दे हैव मेड देयर माइंड, और उनकी इसके ऊपर पूरी जो है ना वो वर्किंग भी होगी हुई है। वो पहले आपसे जो है वो कंडक्ट करवाएंगे स्क्रीनिंग टेस्ट, और उसके बाद ऐसे ये आपके 11 पेपर होंगे। स्क्रीनिंग ये होगा कि जीके का पेपर पहले आ जाएगा, जो जीके से फिल्टर होंगे वही 11 पेपर दे पाएंगे। और ये अप्रोच चेयरमैन साहब ने भी अप्रूव कर दी हुई है, बस दे आर जस्ट वेटिंग के वो कोर्ट से डायरेक्शन आ जाए रिगार्डिंग दिस वेरी थिंग कि वो केस जो एज लिमिट्स वाला है वो हम खत्म कर रहे हैं। तो ये जो है, चूंकि आप तो मेजोरिटी ऑफ यू आर माय वेरी क्लोज एंड डियर स्टूडेंट्स, तो कीप दिस इन माइंड कि आपने जब तक एमपीटी क्लियर नहीं करना, इस सॉर्ट ऑफ एमपीटी ही हो गया ना, यानी कि जीके हो गया, तो आपको वो किसी सूरत में भी जो है वो आगे जो है ना अलाउ या मार्च नहीं करने देंगे, ठीक है। तो जीके जो है वो कंफर्म आपका आएगा। जीके अगर आप पास करेंगे 40 नंबर लेके, तो उसके बाद आप जाके, तो अब इस हिसाब से मेरे ख्याल से जीके आपका शायद कंडक्ट हो जाए 15 से 20 दिन पहले, क्योंकि 15 से 20 दिन के अंदर उनके चूंकि ओएमआर कंप्यूटराइज जनरेटेड सारा का सारा पेपर चेक होना होता है। 2 दिन के अंदर वो सारे एस्पिरेंट्स के पेपर भी चेक कर सकते हैं, 10 दिन के अंदर भी कर सकते हैं। तो जीके की बेस के ऊपर अब अगले पेपर्स होंगे, तो इसलिए रिटन प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेजोरिटी जीके से ही निकल जाएंगे, जो बचेंगे वो सिर्फ वही निकलेंगे आगे जो जीके की बेस के ऊपर जाएंगे। और ये वाली प्रैक्टिस इज ऑलरेडी ऑपरेशनल इन पीएमएस केपी एज वेल एज इन पीएमएस सिंध, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे भी होगी। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम शुमैला। जी सर, मैंने पैलेस्टाइन क्राइसिस पे ऐसे अटेम्प्ट किया, उसमें मेरे 32 मार्क्स हैं। सर हाँ। मैंने अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरे 35 मार्क्स थे। तो अब मुझे ये नहीं पता चलता कि मेरा ऐसे जो ना 30 से अबव ड्रॉप हो जाता है। देखें कोई खास मेरे 32 का मतलब है 35 या समझे वहां के, ठीक है, तकरीबन उसी रेंज में रहा है। इसका मतलब है कि कोई ऐसी एक चीज है जो आप कमिट कर रही हैं जो कि रिपीटेडली इस चीज के उसका बैरियर बन रही है ना। तो यहाँ तो इट कुड बी, आप दोबारा से कमर को भेज दें, मैं उसका वॉइस नोट में जवाब दे दूंगा कि व्हाट कुड बी द एक्चुअल रीजन ऑफ फेलियर। जी सर, अभी मेरे थैंक लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्योंकि मेरे सामने पेपर नहीं है ना, मैं एवेलुएट कर पाऊँ। यू। जी सर, थैंक यू। जी। अच्छा जी, ठीक है। विद दिस आई थिंक मेजोरिटी हैज नो अदर क्वेश्चंस। और आपको, जी जी पूछें, जिसका जो सवाल है पूछ सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, अगर किसी ने एथिकल कंसिडरेशन वाला ऐसे किया हुआ है, वो आपने अच्छे नंबरों से पास किया, तो काइंडली इफ यू कैन शेयर इन अ ग्रुप। कमर,
जी सर। कमर कमर कमर, इनको अनम्यूट कर दो। और दूसरा ये है कि कमर, जो अच्छे स्कोर वाले ऐसे हैं ना, जिनको अच्छा स्कोर मिला हुआ है, वो ग्रुप के अंदर भेजो। सर एआई के एथिकल कंसिडरेशन वाला काइंडली जरूर। जी, बच्चे सारे भेज देते हैं, वो भी उसके अलावा। थैंक यू सो मच। अनम इकोनॉमिक कॉस्ट का टॉपिक ये था। वो है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। सबसे पहले आपने ये बताना था कि इकोनॉमिक कॉस्ट हम फेस क्या करें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। फिर आपने ये दो चीजें आगे हो सकती थी, या तो ये बता देते कि इकोनॉमिक कॉस्ट जो फेस करें इसकी वजह से रेपरकशंस क्या हो रही हैं, या फिर वो उसी में मैनेज हो जाता कि इकोनॉमिक कॉस्ट इन इटसेल्फ इज अ रेपरकशन। फिर ये हो जाना था कि व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग इनटू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, और फिर किस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को अवॉइड किया जा सकता है फॉर अ सेफ, साउंड एंड बेटर जो है वो इकोनॉमिक अपग्रेडेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर वो जो ऐसे था कि द फलस्तीन क्राइसिस रिक्वायर्स ग्लोबल एक्शन नॉट जस्ट ग्लोबल अट्रैक्शन, तो सर इसमें पहले हाँ, हम हिट करेंगे कि ग्लोबल एक्शन हमें कौन से चाहिए, वो सारे लिख देंगे हम इसमें। उसके बाद जो सेकंड आपका मेन हेडर होगा उसमें क्या ये लिखेंगे हम कि जी ऑन गोइंग जो फलस्तीन क्राइसिस चल रहे हैं उसकी बात करें। नहीं, आपने ना इसमें सिंपलेस्ट वे ये था, देखो नीड ऑफ द टॉपिक को गेज किया करो। नीड ऑफ द टॉपिक क्या है कि मेजोरिटी वो ये डिस्कशन कर रहा है कि अब इस फलस्तीनियन इशू को जो है ना, पैलेस्टीनियन इशू को किसी सूरत में भी ग्लोबल अटेंशन नहीं बल्कि ग्लोबल एक्शन की जरूरत है। सीधा जाना था कि व्हाई इट नीड्स ग्लोबल एक्शन, व्हाट सॉर्ट ऑफ ग्लोबल एक्शंस आर रिक्वायर्ड, ठीक है, और सिंपल सी बात हो जानी थी। यानी आप चाहते तो दो में रैप कर देते, या आप ये भी बीच में ऐड सेकेंडरी हेडिंग कर सकते थे कि ग्लोबल अटेंशन या अट्रैक्शन ने क्यों अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिया, अब क्यों ग्लोबल एक्शन चाहिए। और ग्लोबल एक्शन में कभी भी ये डिस्कशन नहीं थी करनी कि इमीडिएट सीज फायर, ये वो, आपने प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी के साथ डिस्कशन करनी थी। व्हाट कुड बी डन, स्टेट सोल्यूशन है, टू स्टेट सोल्यूशन है, उसको इन्वेड कैसे करना है, सीज फायर में यूएन कैसे रोल प्ले कर सकता है, इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं, आईसीजे हैं, ये क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, वो कैसे इस जो है जीनोसाइड के अगेंस्ट जा सकती हैं, कौन सी यूएन की जो है वो जो 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 उसकी रेजोल्यूशन है जो कि इम्प्लीमेंटेशन इन ट्रू सेंस होनी चाहिए, इस तरह करके इसको जस्टिफाई करना था। ओके सर, थैंक यू। मेजोरिटी जेनेरिक सॉल्यूशंस के साथ आए हैं, बहुत ही जेनेरिक। जैसे सर इसके इसके पुअर मैनेजमेंट के अंदर लिखा हुआ था कि मैनेजमेंट ठीक हो जानी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग कर दो। चलो एक दो जेनेरिक दे दो, बाकी तो पर्टिनेंट दो। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जो इकोनॉमिक कॉस्ट वाला था ऐसे, उसमें मैंने हम्म। इंट्रोडक्शन में वो स्टेटमेंट ऐसे लिखी थी कि इन एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डाइज अवे, तो उसमें आपने कहा था रेफरेंस करें पाकिस्तान के साथ, तो उसमें हम किस तरह से कर सकते हैं और ऐड, मतलब क्या आप कहना क्या चाह रहे थे, लाइक किस तरह से हम उसको वो ये कह उसके रहा है ना, साथ ऐड इकोनॉमिक कर कॉस्ट सकते ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। तो व्हेन द टॉपिक इज लिंक्ड विद पाकिस्तान, तो आपके आर्ग्यूमेंट्स की डायरेक्शन पाकिस्तान ओरिएंटेड होनी चाहिए। देखो यहाँ तो ये होता कि इट शुड हैव बीन इन दिस वे के व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो हम वो, मैटर ऑफ द फैक्ट ये था कि हम किसी सेंस में भी इसको लेके चल सकते हैं, बट व्हेन इट इज लिंक्ड विद, तो उसका रीजन ये होगा कि आपके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं होंगे, या उसकी अप्रोच डायरेक्टेड टुवर्ड्स पाकिस्तान नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा किसी का और कोई कंसर्न है कि तो वो मुझे प्लीज जो है वो अपने पेपर के साथ और अपना एक वॉइस नोट के साथ कमर को भेज दें। कमर मुझे सेम भेजेगा, मैं वॉइस नोट में आपको आंसर कर दूंगा। और थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी अदर क्यूरीज डू लेट मी नो, और इंशाल्लाह सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।